अस्सलामुअलैकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने देखा था कि हम क्वालिटी को जो है वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। उसमें हमने जनरली जो थी वो मेजर स्ट्रेटजीज देखी थी जिनको हम यूज़ करते हैं क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसके अलावा फिर हमने नेक्स्ट जो था वो देखा था कि अगर हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रन कर रही हैं तो वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल करती है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं कि फूड इंडस्ट्रीज जो रन कर रही हैं तो वो अपने जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। क्योंकि हम क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस और जिनको GLPs भी कहा जाता है। ठीक है, GLP स्टैंड फॉर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को जो है वो कहाँ से किस लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेसिकली GLP जो है वो FDA ने जो है वो रेगुलेट करवाए। GLP इज़ अ फॉर्मल रेगुलेशन दैट वाज क्रिएटेड बाय द FDA, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन 1978। ठीक है, तो GLP को इंट्रोड्यूस करवाया या रेगुलेट करवाया था इंट्रोड्यूस या फिर रेगुलेट बाय FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने 1978 में। ठीक है, 1978 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। GLP क्या होता है और इसको इंट्रोड्यूस करवाने का क्या मकसद था, मेन मकसद कहा था तो क्या था, तो वो आज हम देखेंगे। जैसा कि आपको GLP मीन्स गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्या है, इसके अंदर क्या है, GLP embodies a set of principles that provides a framework within which laboratory studies are planned, performed, monitored and archived and reported. GLP बेसिकली है क्या कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट हम कह सकते हैं कि प्लान्स या डिफरेंट रूल्स जो है वो डेवलप किए गए हैं। जो क्या किया जाता है, डिफरेंट लेबोरेटरीज जो काम कर रही हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उनके अंदर जो मुख्तलिफ हम एनालिसिस करते हैं या फिर हम कोई सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस हो रहा है, किस तरह से करना है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग, उसको किस तरह से परफॉर्म करना है, उससे रिलेटेड किस तरह से हमने पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करना है, ये किस तरह से हमने अपने उस पूरे प्रोसेस को रिपोर्ट करना है, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो डेवलप किए गए हैं GLP के अंदर। क्या होता है कि हम कहते हैं कि जब भी हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे अपनी कोई भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो क्वालिटी का आता है। तो क्वालिटी को अगर हमने मेंटेन करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें कि कोई एक स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हो, स्पेसिफिक रूल्स हो, स्पेसिफिक एक फ्रेमवर्क हो, जिसके अंडर हम क्या करें कि हमारी लेबोरेटरीज रन करें, जो भी स्टडीज़ करनी है, जो भी उन्होंने एनालिसिस करने हैं या जो भी परफॉर्मेंस करनी है, जो भी रिपोर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली करें। तो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर बेसिकली ऐसे ही प्रिंसिपल्स, ऐसे ही फ्रेमवर्क्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, ऐसे ही फ्रेमवर्क्स या ऐसे ही प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए गए जो एट इंडस्ट्रियल लेवल पे, एट लेबोरेटरी लेवल पे क्या करती हैं कि डिफरेंट चीज़ों को प्लान करने में, परफॉर्म करने में, एनालाइज करने में, किस तरह से उसकी रिपोर्टिंग करनी है, वो सारा कुछ हम क्या करते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर करते हैं। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि गुड लेबोरेटरीज इंडस्ट्रीज़ को जो है वो क्रिएट क्यों किया गया। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्होंने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस करवाने का क्या मकसद था कि वो कहते हैं कि जब 70s के अंदर क्या होता था कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ या लेबोरेटरीज काम कर रही थी, तो वहाँ पे जो रिजल्ट्स आना स्टार्ट हुए वो क्या थे कि रिजल्ट्स जो थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, जो एक्टिविटीज़ थी वो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स नहीं थी, बाकायदा जो प्रोटोकॉल्स थे, प्रोसीजर्स थे, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। जितने भी इसके अलावा जितने भी हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे थे वो इतने ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एक्यूरेट नहीं थे, जो भी लेबोरेटरीज़ के अंदर इक्विपमेंट्स हैं वो वेल कैलिब्रेटेड नहीं थे। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जितना भी हम कहते हैं कि उनके पर हमारी कंपनसेशन होती थी, जितना भी हमारी प्राइसेस या एक्सपेंस होता था वो वेस्ट जा रहा था। तो जब ये सारी की सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हुई, तब क्या हुआ कि FDA ने जो है वो इस तरह के प्रिंसिपल्स या इस तरह के रूल्स या इस तरह का एक फ्रेमवर्क डेवलप किया कि अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करना है तो वो विद गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर जो उन्होंने प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया कि उनको फॉलो करते हुए अगर हम लेबोरेटरीज़ के अंदर डिफरेंट जो है वो काम करेंगे, डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास इनएक्यूरेसीज आ रही हैं, रिजल्ट्स करेक्ट नहीं आ रहे, तो उनको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो बेसिकली GLP बनाने का मेन मकसद क्या था कि क्या है कि जितने भी अगर हम कहते हैं कि हमारे भी एनालिसिस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, हमारे एनालिसिस अप टू द मार्क नहीं आ रहे, तो हम उनकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ जीएलपीज। जीएलपीज के पर्पस क्या होते हैं? जीएलपी इज टू क्लैरिफाई दैट एवरी स्टेप ऑफ द एनालिसिस इज वैलिड और नॉट। पर्पस देखें हम क्या है, क्या करता है जीएलपी के वेरीफाई दैट द एवरी स्टेप ऑफ द एनालिसिस इज वैलिड और नॉट। जीएलपी का मेन मकसद क्या है? वेरीफाई दैट एवरी स्टेप is every step of analysis is valid और नॉट। ठीक है, जो हर स्टेप किया जा रहा है वो वैलिड है या नहीं है। इसके अलावा एश्योर द क्वालिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द डाटा सबमिटेड टू एफडीए इन सपोर्ट ऑफ द सेफ्टी टू रेगुलेटेड प्रोडक्ट। इसके अलावा क्या करती है? एश्योर द क्वालिटी जो है वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस करती हैं। एश्योर द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो सेकंड जो मेन मकसद था प्रैक्टिसेस जीएलपीज को डेवलप करने का, क्या करे कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस जो है वो एश्योर करना। ठीक है, एश्योर द गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, एश्योर द क्वालिटी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस एंड क्वालिटी। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है जीएलपीज हैव हैवी एम्फेसिस ऑन डाटा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड एंड स्पेसिमेन रिटेंशन। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इनका जो मेन मकसद जीएलपीज को डेवलप करने का क्या है कि डाटा की जो है वो रिकॉर्डिंग और जो है वो स्पेसिमेन की डाटा रिकॉर्डिंग के ऊपर एम्फेसिस करना है। ऑन डाटा रिकॉर्डिंग। डाटा रिकॉर्डिंग मीन्स क्या कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, कब किए गए हैं, कौन सी डेट में किए गए हैं, किस टाइमिंग में कलेक्ट किए हैं, किस पर्सन ने कलेक्ट किए हैं, किस तरह से किन कंडीशंस के अंदर प्रिजर्व किए गए हैं, टाइम ऑफ एनालिसिस क्या था, किस पर्सन ने एनालिसिस किया, क्या रिजल्ट्स आए। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने जो है वो अगर क्वालिटी को कंट्रोल करना है तो जितना हमें कहते हैं कि हम बाकी स्टेप्स इंपॉर्टेंट होता है उतना ही ज़्यादा डाटा रिकॉर्डिंग होता है। तो जीएलपीज के अंदर बेसिकली जो मेन मकसद था वो यही था कि हर एक स्टेप वैलिड है या नहीं है वो जीएलपीज के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, एश्योर करते हैं कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस क्वालिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि डाटा रिकॉर्डिंग के ऊपर जीएलपीज जो है वो मेन एम्फेसिस करते हैं। इसके अलावा क्या है कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के कुछ मेन प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बेसिकली इसके 10 प्रिंसिपल्स हैं जिनको क्या कहा जाता है कि फॉलो किया जाता है। एक हम कहते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स, या हम कहते हैं कि एक क्वालिटी एनालिसिस के लिए गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं और हर एक प्रिंसिपल्स जो है वो किस तरह से किस तरह से जो है अपना रोल प्ले करता है। फर्स्ट जो प्रिंसिपल आता है जीएलपीज का वो है टेस्ट फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। टेस्ट फैसिलिटी फर्स्ट है, टेस्ट फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। ठीक है, इट्स मीन क्या कि हम क्या कहते हैं कि हमारे अंदर अगर लेबोरेटरीज के अंदर डिफरेंट जो है वो क्या हो रही हैं, अगर काम हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है कि डिफरेंट टेस्ट एनालिसिस किए जाते हैं। ठीक है, शुड हैव द नॉलेज ऑफ द जीएलपी प्रिंसिपल्स, एक्सेस टू स्टडी प्लान एंड अप्रोप्रिएट असेस। टेस्ट फैसिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल्स मीन का क्या कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एनालिसिस के लिए आता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अब जो एनालिसिस हमने कैरी आउट करना है, जो हमारे पास सैम्पल्स हैं उनके लिए जितनी भी अगर अवेलेबल हमारे पास फैसिलिटीज़ होंगी ऑर्गेनाइजेशन के पास, चाहे वो पर्सनल जो भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उस एनालिसिस को परफॉर्म कर रहा है, अगर तो वो अकॉर्डिंगली अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली हम क्या कह सकते हैं कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को वो कैरी आउट कर सकता है। और एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास क्या होगी,
एक क्वालिटी की प्रोडक्ट्स जो है वो जनरेट हो सकते हैं। टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी कंस्ट्रक्शंस वो SOPs के अंदर दी गई हैं उनको वो फॉलो करे, क्योंकि अगर हम कहते हैं सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको हम SOPs कहते हैं वो फॉलो किए जाएंगे। स्टडी पर्सनल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ देयर डाटा। जो पर्सनल मीन्स जो कि डाटा एनालिसिस कर रहा है, जो कि पूरा का पूरा डाटा को एनालाइज कर रहा है, वो क्या करे, वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसके पास जो भी डाटा है वो क्वालिटी डाटा हो। एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशंस टू मिनिमाइज रिस्क, इंश्योर द इंटेग्रिटी ऑफ द स्टडी, कि जो भी उसकी स्टडी कर रहा है वो उसकी इंटेग्रिटी को इंश्योर करे। अपनी जो है एक्सरसाइज हेल्थ प्रिकॉशंस, अपनी हेल्थ को लेके जो है जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो ले, ताकि क्या हो सके कि कंटेमिनेशंस के रिस्क जो है वो कंट्रोल किए जा सके। ठीक है, तो क्या करें, टेस्ट फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल में मीन्स क्या कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो ताकि वो जो भी टेस्ट परफॉर्म कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द SOPs हो, अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन क्राइटेरिया जो कि हमने गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर क्राइटेरिया या फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंगली फॉलो किया जाए। सेकेंड GLP का जो प्रिंसिपल आता है वो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स मीन क्या कि जो क्वालिटी को क्या करे, एश्योर करे। एक्सेस टू द अपडेटेड स्टडी प्लान्स एंड SOPs, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ द स्टडी प्लान टू द GLP प्रिंसिपल। इंस्पेक्शन का काम हो तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है कि क्या करें, इंस्पेक्शंस करें। ठीक है, इंस्पेक्शंस के अंदर जिसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि इंस्पेक्शन 3 टाइप्स की होती है। स्टडी बेस्ड इंस्पेक्शन जिसके अंदर क्या कि कौन से टाइप के सैंपल है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, उनकी स्टडी। फिर नेक्स्ट आता है फैसिलिटी बेस्ड इंस्पेक्शन। क्वालिटी को श्योर प्रोग्राम के तहत हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि आइदर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है या नहीं है, जिनके अंडर अगर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं कि एक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस बेस्ड इंस्पेक्शन होती है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के जरिए, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी प्रोसेस हो रहा है अकॉर्डिंग टू द SOPs हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन ऑफ द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्शन रिजल्ट टू द मैनेजमेंट एंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के जरिए हम करते हैं। नेक्स्ट आता है फैसिलिटीज प्रिंसिपल, जो हम कहते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए ज़रूरी है फैसिलिटीज़। ठीक है, फैसिलिटीज़ को हम क्या कह सकते हैं, फैसिलिटीज़ मींस क्या कि सूटेबल साइज, कंस्ट्रक्शन एंड लोकेशन, कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं या जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं उसके लिए आपके पास जो जगह है, जो स्पेस है वो सूटेबल साइज़ की है या नहीं है। कंस्ट्रक्शन जो है वो अकॉर्डिंग टू है या नहीं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं पे कोई स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, कहीं पे हमें कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, कोई प्रेशर रिक्वायर्ड है, क्या वो फैसिलिटीज़ अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस या अकॉर्डिंग टू द लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के प्रिंसिपल में आता है फैसिलिटीज़, कि फैसिलिटीज़ जो है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, चाहे वो सूटेबल साइज, कंस्ट्रक्शन और लोकेशन के में है, या फिर हम कहते हैं कि एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़। अगर हम कहते हैं कि डिफरेंट लेबोरेटरीज़ के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या वो प्रॉपर्ली सेपरेटेड है यानी मीन्स हम कहने के कहीं पर रॉ मटेरियल के को जो है सिलेक्शन हो रही है, कहीं पे जो है हम कह रहे हैं उसके प्रिपरेशन हो रही है, देन हम कहीं पे कह रहे हैं कि सेपरेशन का कोई स्टेप हो रहा है, देन हम कहीं कह रहे हैं कि कहीं पे जो है वो उसकी नेक्स्ट कोई भी हम ग्राइंडिंग का या मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी स्टेप हो सकता है। तो हर एक सेपरेशन पार्ट जो है वो सेपरेट है या नहीं है। आइसोलेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम एंड इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बायोलॉजिकल हाजर्ड। इसी तरह से हम कहते हैं कि क्योंकि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं जहाँ पे हम कहने के डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो हर एक सेक्शन अलग अलग है या नहीं, और हर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, ताकि क्या हो सके कि कोई एक स्टेप या कोई एक प्रोसेस किसी दूसरे स्टेप या किसी दूसरे प्रोसेस या दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो कंटेमिनेट ना हो सके। तो फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, अगर हम एक इफेक्टिव या एक हम कहते हैं कि एक्यूरेट एनालिसिस करना चाह रहे हैं। सूटेबल रूम्स होने चाहिए जिनके अंदर जो है हम क्या कर सकें, अपने जो भी हमने डायग्नोसिस करने हैं या ट्रीटमेंट्स करने हैं या फिर एनालिसिस करने हैं वो कर सकें। इसके अलावा फैसिलिटीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो स्टोरेज रूम्स, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सैंपल्स होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनको स्टोर करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत सारे सैंपल्स को हमने जो है डार्क रूम के अंदर जो है वो स्टोर करना है। तो गुड लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर इंपॉर्टेंट आता है कि फैसिलिटीज़ अगर अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस होंगी, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास
प्रोडक्ट है जिसका हमने एनालिसिस करना है, उसको हम अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है हम उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपरेटस मटेरियल एंड रिएजेंट, भी जो है वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का इम्पॉर्टेंट है। अपरेटस रिएजेंट और मटेरियल्स, ठीक है, जो कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का अहम इंपॉर्टेंट। अपरेटस ऑफ एप्रोप्रिएट डिज़ाइन एंड एडिक्वेट कैपेसिटी, क्या होना चाहिए अपरेटस जो रिक्वायर्ड है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, गुड लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए, या फिर हम लेबोरेटरी के अंदर कोई भी एनालाइज कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ सिंथेसाइज कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट अपरेटस का मौजूद होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेड इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ अपरेटस। नेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो भी हमारे पास अपरेटस अगर कैलिब्रेटेड अपरेटस होगा तो हम ऑब्वियसली गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए हमारे पास कैलिब्रेटेड अपरेटस होना चाहिए। अपरेटस एंड मटेरियल नॉट टू इंटरफेयर विद द टेस्ट सिस्टम। टेस्ट सिस्टम मतलब जहाँ पे हम कोई भी अपना टेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा अपरेटस या मटेरियल्स, ये ना हो कि हमारा अपरेटस भी वहीं पे पड़ा हुआ है, हमारा मटेरियल भी वहीं पे है, क्योंकि इससे कंटेमिनेशन या का रिस्क इंक्रीज होता है। केमिकल रिएजेंट्स एंड सोल्यूशन शुड बी लेबल्ड टू इंडिकेट आइडेंटिटी, एक्सपायरी एंड स्पेसिफिक स्टोरेज इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी रिएजेंट्स मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं लाजमी है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए कि हमने हर एक, या लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए या लेबोरेटरी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जितने भी रिएजेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली लेबल्ड हों, कि कौन सा जो है वो सोल्यूशन है हमारे पास किस वक्त जो है वो, उसकी आइडेंटिटी क्लियरली होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी लेवल क्लियर होना चाहिए, एक्सपायरी डेट्स जो है वो इनके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, इसके अलावा उनको किस टेम्परेचर पे या किस कंडीशंस के अंदर स्टोर करना है वो मेंशन हो, तो हम क्या कर सकते हैं अपने लेबोरेटरी को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है टेस्ट सिस्टम। टेस्ट सिस्टम मीन्स जहाँ पे आप अपना सैंपल्स हैं या जो भी आपके पास मटेरियल है उसको आप टेस्ट करते हैं। टेस्ट सिस्टम आपको पता है कि टेस्ट हमारे पास या तो फिजिकल होते हैं या फिर केमिकल टेस्ट सिस्टम होते हैं। फिजिकल टेस्ट सिस्टम वो सिस्टम जहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करते हैं, केमिकल टेस्ट सिस्टम जहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को टेस्ट करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड वन आता है वो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम्स आते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एनालिसिस। रिकॉर्ड ऑफ सोर्स, डाटा ऑफ अराइवल एंड अराइवल कंडीशंस ऑफ टेस्ट सिस्टम। टेस्ट सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हमने जो है वो रिकॉर्ड ऑफ सोर्स कौन सा था जहाँ पे हमने अपना डाटा सेव किया, रिकॉर्ड किया है, डाटा ऑफ अराइवल कब हमारे पास कलेक्शन हुई है, इसके अलावा अराइवल कंडीशन ऑफ टेस्ट सिस्टम के जब टेस्ट सिस्टम जहाँ पे हमने अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाया उस वक्त उसकी कंडीशंस क्या थी, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट सिस्टम इन देयर कंटेनर और व्हेन रिमूव्ड। इसके अलावा टेस्ट सिस्टम मतलब हम मुख्तलिफ टेस्ट सिस्टम्स यूज़ करते हैं, कोई इंक्यूबेशन हमारे पास ऑपरेटर्स हो सकता है या कोई भी डिफरेंट टेस्ट सिस्टम है जिसके अंदर को हम यूज़ कर रहे हैं अपने सैंपल के एनालिसिस के लिए, उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल हों, हमने उसका किस वक्त अपने सिस्टम के अंदर किस वक्त अपना सैंपल इंट्रोड्यूस करवाए, किस वक्त रिमूव करवाए, क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन ऑफ कंटेनर्स, पेस्ट कंट्रोल एजेंट्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। इसी तरह से अगर हमारे कोई कंटेनर्स हैं जहाँ पे हम अपना सैंपल्स को जो है वो एनालाइज करते हैं, टेस्ट सिस्टम हमारा डेवलप हुआ हुआ है, तो उसको जो है वो कंट्रोल करना, उसकी सैनिटाइजेशन करना और ऐसे कोई भी कि जो हम कह सकते हैं टेस्ट सिस्टम को अफेक्ट करना, उनको जो है मेंटेन रखना इंपॉर्टेंट है ताकि वो हमारे एनालिसिस को इफेक्ट ना करें, ताकि वो भी जो भी हमारी लेबॉरेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम्स। टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम्स, ठीक है। टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम आपको पता है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे एनालिसिस होते हैं जिसमें हम कोई भी क्या करते हैं, रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को जो है वो यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए। उनकी सैम्पलिंग करना, उनकी स्टोरिंग करना या कैरेक्टराइजेशन करना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। नॉन स्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस आइटम
अगर हमने क्या करनी है, गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस को मेंटेन रखना है तो हमें स्टेबिलिटी टेस्ट की सैंपल्स की भी और अपना जो रेफरेंस आइटम है उनका पता हो और उसके अकॉर्डिंगली ही हम उनको जो है वो डील करें। स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट आइटम इन इट्स व्हीकल्स कंटेनर्स के ऊपर मेंशन हो। एक्सपेरिमेंट्स टू डिटरमिन स्टेबिलिटी इन टैंक मिक्सर यूज इन द फील्ड स्टडी, सैंपल्स फॉर एनालिटिकल पर्पसेस फॉर ईच बैच। डिफरेंट बैचेस के लिए जो हम डिफरेंट सैंपल्स यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू हम उनको डील करें, अकॉर्डिंग टू द उनको कंडीशंस प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इफेक्ट ना हो। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हमारी सैंपल की हमारा जो रेफरेंस मटेरियल उसकी स्टेबिलिटी है उसके अंदर कोई भी इफेक्ट होता है तो हमारी जितनी भी लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस है जो कि हम उनको उन सैंपल्स को या उन स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज करते हुए परफॉर्म कर रहे हैं वो इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हैं गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बेसिकली क्या होते हैं, रिटन प्रोसीजर्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए, जिसके अंदर क्या होता है, स्पेसिफाई होता है कि किस तरह से कोई भी एक प्रोटोकॉल प्रॉपर होता है जिसके अंदर क्लैरिफाई होता है कि किस तरह से कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी एनालिसिस, कोई भी सिंथेसिस या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का अगर स्टेप है किस तरह से कैरी आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक्शंस और स्टेप्स जो है वो रिटन फॉर्म में होते हैं। दे आर रिटन टू एक्सप्लेन हाउ द प्रोसीजर्स आर सपोज टू बी वर्क। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के अंदर बहुत क्लियरली प्रोसीजर्स को जो है क्लैरिफाई किया होता है, स्टेप्स को क्लैरिफाई किया होता है कि अगर आपने कोई भी प्रोसीजर करना है, कोई भी स्टेप्स करना है तो किस तरह से कैरी आउट करना है। तो वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहलाते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए डिफरेंट काम जो है या डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, जिसके अंदर आप SOPs के अंदर हमारी रूटीन इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के भी आपने देखा होगा कि SOPs होते हैं कि किस तरह से हमने, अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अपरेटस है, हमने उसको किस तरह से कैलिब्रेट करना है। इसी तरह से अगर हमने किसी भी कोई भी हमारा इक्विपमेंट जो है वो काम नहीं कर रहा तो उसका हमने अगर वो एक्शन टू बी टेकन इन रिस्पॉन्स टू द इक्विपमेंट फेलियर, अगर हमारा इक्विपमेंट कोई फेल हो गया है तो उसको जो है हमने किस तरह से मेंटेन करना है, उसके लिए भी हमारे पास SOPs मौजूद होते हैं। रॉ डाटा को क्या है हमारे पास, एनालिटिकल मेथड्स किस तरह से काम करने, किस तरह से हमने जो है वो कोई भी एनालिटिकल मेथड अडॉप्ट करना है या अप्लाई करना है, उसके लिए हमारे पास स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। कीपिंग रिकॉर्ड, रिपोर्टिंग, स्टोरेज, मिक्सिंग एंड रिट्राइवल ऑफ डाटा, इन सब के हमारे लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं GLPs के अंदर। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी नेक्स्ट आता है। परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडीज मीन प्रिपेयर द स्टडी प्लान। गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस के लिए ज़रूरी है कि हमने जो भी एनालाइज करना है, जो भी परफॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान के कंटेंट क्या होते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टडी कि आपने क्या स्टडी करना है, कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो इधर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं या आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं। रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, जो आपकी डेट्स है वो स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए। रेफरेंस अगर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं या कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं तो वो आप सारा का सारा जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी के अंदर क्लैरिफाई करते हैं। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी को हम कह सकते हैं कि आप स्टडी प्लान डिवेलप करते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट्स। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ द स्टडी रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि जो भी आपने अपने परफॉर्म किया है उसको क्या करना, रिपोर्ट करना। इन्फॉर्मेशन ऑफ पर्सन, टेस्ट फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटल स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन डेट्स, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट किया गया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल और टेस्ट ऑफ मेथड, रिजल्ट, जो भी आपका स्टोरेज था सैम्पल का, रेफरेंस का, आइटम्स का, रॉ डाटा का, वो हम सारा का सारा जो है वो जो हम रिपोर्ट करते हैं अपने स्टडी रिजल्ट्स के, उसको अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं ताकि क्या हो सके कि क्लैरिफाई हो सके कि आइदर गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस को जो है वो फॉलो किया गया है या नहीं, या फिर आइदर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ रही है उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किस तरह से जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को कैरी आउट किया गया। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड डिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मटीरियल्स, जो कि हम कहते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप है GLPs का। स्टोरेज एंड डिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, स्टोरेज
and retention of record and material, ठीक है। The study plan, raw data, sample inspection data and master schedule, SOPs, maintenance and calibration data, जितना भी डाटा हमने कोई भी एक एनालिसिस को करने के लिए परफॉर्म किया है उस सारे के सारे डाटा को जो है वो क्या किया जाता है, स्टोर करते हैं, मेंटेन रखते हैं, ताकि क्या हो सके कि नेक्स्ट अगर हम कोई हमारे पास कोई भी सैम्पल्स कोई भी चीज़ें उससे रिलेटेड आती हैं तो उस सारे डाटा को जो हमारे पास है उसको हम क्या कर सके, यूज़ कर सके फॉर द फर्दर रीजन। इफ एनी स्टडी मटेरियल इज डिस्पोज्ड ऑफ बिफोर एक्सपायरी द रीजन टू बी जस्टिफाइड एंड डॉक्यूमेंटेड इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज रिटेन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने उस सारे डाटा को स्टोर करते हैं। इसी तरह से क्या है कि अगर हम कहते हैं कि किसी स्टेप के ऊपर हमारे पास क्या हो गई है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो हमारे पास अगर डाटा प्रॉपर्ली फॉर्म में स्टोर होगा तो हम उससे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे, किस जगह पे, किस स्टेप पे जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। व्हाट गुड लैबोरेटरीज मस्ट कंटेन, ये 10 प्रिंसिपल्स है जो कंप्लीट हुए। नेक्स्ट अब आता है कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या होना ज़रूरी है। अगर हमने कहीं पर एनालिसिस करना है और अगर हम चाह रहे हैं कि क्वालिटी एनालिसिस हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम स्मोक, स्मेल, डस्ट एक्सेट्रा। गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस वहीं पे पॉसिबल होंगी जहाँ पे हम क्या होती है, एक अच्छी लैबोरेटरी हम उसी को कहेंगे जहाँ पे हम कहते हैं कि कोई स्मोक ना हो, कोई स्मेल ना हो, कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, वेंटिलेशन अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर इल्यूमिनेशन एंड प्रेफर नेचुरल लाइट होनी चाहिए, एयर कंडीशन द लैब विद ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ह्यूमिडिटी लेवल का कंट्रोल रहना चाहिए ताकि जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी का लेवल अगर कोई इफेक्ट करता है तो वो हमारे एनालिसिस को इफेक्ट ना करे। इनफ स्पेस फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनफ स्पेस हो ताकि जहाँ पे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं, मेजरमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास स्पेस जो है वो प्रॉपर हो। अरेंजमेंट होनी चाहिए हर एक टेस्टिंग की प्रॉपर। इसके अलावा जितने भी सेफ्टी पॉइंट्स हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी है कुछ भी है, वो सारे के सारे अवेलेबल हों। अवॉइड अनक्लीनेबल स्पॉट्स इन द फ्लोर, वॉल, सीलिंग। स्टैब्लिश प्रॉपर एरियाज फॉर स्टोरेज ऑफ इनकमिंग सैंपल एज वेल एज टेस्ट कंप्लीटेड सैंपल, ठीक है। प्रॉपर एरियाज हों कि जहाँ पे एक तरफ हमने जो है अपने ऐसे सैंपल्स प्लेस करें जो हमारे एनालाइज हो चुके हैं और नेक्स्ट जो स्पेस हो ऐसी हो जहाँ पे हमारे पास आने वाले सैंपल्स को हम करते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड सैंपल कलेक्शन प्लेसेस एज वेल एज पैकिंग एंड डिस्पोजल ऑफ टेस्ट सैंपल्स, ठीक है। डू दिस फॉर GLP, अगर हम अपनी गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, केप द थिंग्स एट इट्स लोकेशन एट ऑन आफ्टर यूज़। अगर हम चाहते हैं कि गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस को हम मेंटेन रखें अपने लैबोरेटरी लेवल्स पे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो जो चीज़ें आपने यूज़ की हैं, यूज़ करने के बाद उनको उन्हीं की पोजीशन पर प्लेस करें। स्टोर हैवी थिंग्स एट बॉटम ऑफ इफ़ पॉसिबल ऑन ट्रॉलीज, ठीक है। अगर हमारे पास कोई हैवी बॉटल्स हैं, कोई हैवी चीज़ें ऐसी जिनको हमने कैरी करना है, तो हम क्या करें, जो हमारे पास रैक्स हैं या जो भी चीज़ें हैं हम उनमें सबसे नीचे उनको प्लेस करें ताकि हमारे लिए उनको वहाँ से निकालना और प्लेस करना ईजी हो। या फिर अगर पॉसिबल हो सके हम ट्रॉलीज़ पर रखें ताकि हमें उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना आसान हो। गिव नेम ऑफ लोकेशन टू एवरीथिंग, जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें हमने रखी हुई हैं अगर हम वहाँ पे हर एक चीज़ को स्पेसिफाई कर दें या नाम लिख दें तो हमारे लिए जब हम लैब के अंदर परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारे लिए ईजी होगा उस चीज़ को वहाँ से कलेक्ट करना, उस चीज़ को वहाँ से फाइंड आउट करना है। फॉलो एवरीथिंग हैज़ द प्लेस एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस प्रिंसिपल, जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो क्या है कि हर एक जगह की स्पेसिफिक जगह है, हर एक चीज़ की स्पेसिफिक जगह है और हर एक चीज़ को उसकी स्पेसिफिक जगह पर, लाइक अगर हम केमिकल बॉटल हम जहाँ से उठाते हैं यूज़ करने के बाद अगर हम उसको वहीं पे वापस प्लेस करेंगे तो ये एक गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस के अंदर आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके लिए वो चीज़ को उठाना या आपको वो चीज़ सर्च करना ईजी होगा। लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं कि हमने एक दफ़ा सैंपल को या जो भी चीज़ केमिकल आपकी बॉटल आपने उठाई अगर आप दोबारा उसको वहाँ पर प्लेस नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए मुश्किल होगा उसको ढूंढना। तो जहाँ वो चीज़ जहाँ से आप उठाते उसको उसकी वापस उसी जगह पर रखें। प्रिपेयर लोकेशन लिस्ट एंड डिस्प्ले, हर एक चीज़ की जो है वो लोकेशन लिस्ट होनी चाहिए और जो हम डिस्प्ले कर दें ताकि हम क्या कर सकें कि अपनी लैब को मेंटेन रख सकें। पुट लैडर फॉर थिंग्स स्टोर ऑन टॉप के लिए जो चीज़ें अगर हमने कहीं पर रखी हुई तो उनके लिए लैडर यूज़ करें। आइडेंटिफाई एवरीथिंग विद इट्स नेम पर्पस, हर एक चीज़ को जो है उसके नाम से और किस मकसद के लिए यूज़ होनी है उसके ज़रिए आइडेंटिफाई करें, ठीक है। तो ये बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ गुड लैबोरेटरीज का क्या होगा, उससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो कंपनी है या हमारी जो लैबोरेटरी है उसका एक अच्छा इमेज डेवलप होगा। प्रोवाइड हॉट टिप्स ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा एज वेल एज मेजर अनसर्टेनिटी एंड परफेक्ट रिकॉर्ड की भी। प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डूइंग टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन डिटेल। प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड बेटर कंट्रोल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वायरमेंट कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा, ठीक है।
तो आज का जो था हमारा ये टॉपिक गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस पे कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस होती क्या है। एफडीए ने जो है वो इसके ऊपर काम किया, डेवलप किया। मेन मकसद यही था कि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स थे जो कि अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के नहीं थे, अनकैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते थे। तो एफडीए ने जो है वो ऐसे प्रिंसिपल्स और ऐसे रूल्स का ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप किए कि जिनको फॉलो करते हुए डिफरेंट लेबोरेटरीज के अंदर काम किया जाए, और उन्हीं प्रिंसिपल्स और उन्हीं फ्रेमवर्क्स को जो है वो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का नाम दिया गया। गुड लेबोरेटरी प्रिंसिपल्स का पर्पस, मेन मकसद क्या था, यही था कि जो भी हमारा डाटा है वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो करें। अपने जो डिफरेंट एनालिसिस हम करते हैं वो एक प्रॉपर वे में हम परफॉर्म करें, ताकि एट द एंड हमारे पास रिजल्ट जो हैं वो क्वालिटी रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। हमारे पास ये अगर कोई प्रोडक्ट बन रही है तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट बने। नेक्स्ट हमने जीएलपी के प्रिंसिपल देखे, 10 डिफरेंट प्रिंसिपल्स थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा कि हम किस तरह से जो है वो जीएलपीज को फॉलो कर सकते हैं, उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, वो हमने डिस्कस किया। आज का ये जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।